हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जेरेफल है। सो यूजीसी नेट पेपर वन के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर जो पीवाईक्यूज लिए गए हैं वो किससे रिलेटेड हैं, हमारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, हमारी जो पहली यूनिट है पेपर वन की, उससे हमने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो इसके पहले भी एक और वीडियो आ चुकी है, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इस टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज की सीरीज में। और जो भी यहाँ पर हमने पीवाईक्यूज लिए हुए हैं वो सभी क्या हैं, पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में। और ये सभी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जो कि आपका भी दिसंबर 2025 में एग्जाम होने वाला है, जिसकी डेट्स वगैरह आ चुकी हैं। उससे उनमें बहुत ज़्यादा आप लोगों के काम आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हों उनको प्लीज़ करें। और आपको किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और आज की वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड को यहाँ पर देखते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर। कह रहे हैं कि टीचिंग कब इफेक्टिव होती है। ठीक, तब टीचर कैसा होना चाहिए। कह रहे हैं कि इज द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, जो टीचर है वो उस सब्जेक्ट का मास्टर हो। हैज़ मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग द सब्जेक्ट, और उस टीचर के पास क्या हो, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहा है। तीसरा है, स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, और उस टीचर को वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ से उन बच्चों को आता हो। या फिर लास्ट है कि यूजेस मैनी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, या फिर बहुत सारी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज से उससे स्टार्ट करना चाहिए। तो ठीक है, अब टीचर टीचिंग कब इफेक्टिव होगी। एक सेकेंड, टीचिंग कब इफेक्टिव होती है, जब क्या हो कि जो भी टीचर है वो सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। या फिर हैज़ मच एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर कहा जाए कि स्टूडेंट से वो पूछे कि उन्हें क्या आता है, या फिर बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज उनको बताएं। तो इनमें से क्या होगा, तो देखिए इसमें से होगा हमारा स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, मतलब उन स्टूडेंट्स को पहले से क्या आता है। तो टीचर क्या करें कि बच्चों से पूछे कि आप लोग इस टॉपिक पे या किसी भी चीज़ पर इसमें से पहले से आप लोग क्या आता है। ठीक, तो उससे क्या होगा कि टीचर को पता चल पाए कि जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं उन पर वो किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं या किस तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है। टीचर भी समझ पाएगा कि किस तरीके से उसको आगे फर्दर बच्चों को बताना है, आगे प्रोसीड करना है, और किस तरीके से उन्हें कितना मालूम है कितना नहीं मालूम है। तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी। तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, जहाँ से स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ आता हो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन उसका जो थर्ड ऑप्शन है, मतलब सी ऑप्शन है, वो एकदम सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे है, अ कॉलेज टीचर विल रियली हेल्प द स्टूडेंट्स व्हेन शी। कह रहे हैं कोई भी कॉलेज टीचर आपको हेल्प करता है जब स्टूडेंट्स कैसे हों। डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, कह रहे हैं कि जो भी नोट्स हैं उन क्लास में बोल रहे हैं। इज ऑब्जेक्टिव इन हर इवेल्युएशन, कि जो भी वो इवेल्युएशन कर रहे हैं उसमें वो ऑब्जेक्टिव रहें। ठीक, मतलब रेशनल रहें, कहा जाए रेशनल और तार्किक रहें, मतलब किसी के प्रति क्या ना हो जाए, ज़्यादा फेवर ना दें, ऐसे समझ सकते हैं आप। फिर इनकरेजेस स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज करें कि वो और क्वेश्चन पूछ सकें। और लास्ट है कि कवर द सिलेबस कम्प्लीटली इन द क्लास, और बस सिलेबस कंप्लीट कर दें और छुट्टी पा लें। अब देखिए टीचिंग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे बस आपको एक बार उनकी वर्डिंग्स को समझना है, और आसानी से आप उनको कर सकते हैं। जैसे आप एक बार क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं कि a college teacher will really help the students when। ठीक, कह रहे हैं कि जो कॉलेज का टीचर है वो किस तरीके से बच्चों की मदद कर पाते हैं, कि नोट्स को डिक्टेट करके, या फिर जो भी इवेल्युएशन, जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनके इवेल्युएशन को वो करके, या फिर स्टूडेंट को इनकरेज करके कि वो क्वेश्चन पूछें, या सिलेबस करके। देखिए जो निगेटिव पॉइंट है उनको हटा दें। जैसे ये लास्ट वाला कि कवर द सिलेबस कम्प्लीटली इन क्लास, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक, स्टूडेंट को इनकरेज करके आपको यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक, फिर पहला है कि डिक्टेड नोट्स इन द क्लास, ये भी हमारा नहीं होगा। और सही कौन सा होगा कि इज ऑब्जेक्टिव इन हर एवेल्यूशन, मतलब जो टीचर हैं वो स्टूडेंट की तभी अच्छे से हेल्प कर पाएगा कि अगर जो स्टूडेंट है, ठीक, अगर उसने एग्ज़ाम दिया, ठीक, मान लिया एग्ज़ाम दिया, अब टीचर ने चेक किया, उसका असेसमेंट किया, उसकी एग्ज़ाम शीट को एवेलुएट किया। ठीक, उस इवेल्युएशन के आधार पे जो टीचर हैं वो सजेस्ट करेगा स्टूडेंट्स को कि तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि
इस यूनिट पर ध्यान दे सकते हो, या फिर आप इस सब्जेक्ट में वीक हो, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक, इज ऑब्जेक्टिव इन हर इवेल्यूशन, वो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है फिर कहा जाए, जो बी ऑप्शन है वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट डिजायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन हायर एजुकेशन। कह रहे हैं कि टीचिंग का हायर एजुकेशन में क्या, कौन सा डिजायरेबल आउटकम है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि इंक्रीज इन स्टूडेंट अचीवमेंट, कि जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट है वो इंक्रीज हो। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है स्टूडेंट्स की, इंडिविजुअल थिंकिंग है वो इंक्रीज हो। हायर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट, जो बच्चे हैं उनकी परसेंटेज ज़्यादा है। या फिर इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट, या फिर कहा जाए कि जो जिन बच्चों ने सब्जेक्ट चुना है उनका नंबर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो हमसे देखिए पूछ रहे हैं कि डिजायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग, हायर एजुकेशन में जो डिजायरेबल आउटकम है वो क्या होगा। तो देखिए जितने भी निगेटिव पॉइंट होंगे हम उनको हटा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन की इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो भी बच्चे हैं उनको प्रमोट करना, उनकी जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है उसको इंक्रीज करना, हमारा जो सही ऑप्शन है वही हो जाएगा, ठीक। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, कि जो भी बच्चे हैं उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को क्या करना, इंक्रीज करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय, कह रहे हैं कि जो अच्छी टीचिंग है वो किस तरीके से दिखाई पड़ती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है। अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, की जो स्टूडेंट्स है वो रोज अटेंड कर रहे हैं, ठीक। नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन, कि कितने बच्चों के जो मार्क्स है वो डिस्टिंक्शन में है, ठीक है। मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, अब जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट के द्वारा, ठीक। अब ऐसा नहीं कि जितने बच्चे पूछ रहे हैं कि वो मीनिंगफुली पूछेंगे, कुछ नए आलतू फालतू क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ के अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो भी बच्चे पूछ रहे हैं क्या वो मीनिंगफुल क्वेश्चन हैं, ठीक है। और फिर हमारा लास्ट है कि पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, कि बच्चे एकदम शांत रहें, कुछ नहीं पूछें। तो देखिए गुड टीचिंग किस कैसे रिफ्लेक्ट होगी, क्या पिन ड्रॉप साइलेंस से, बिल्कुल नहीं। एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल नहीं, ठीक, ये हट जाएगा। बच्चों की अटेंडेंस है, बिल्कुल नहीं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, बिल्कुल भी नहीं। तो किससे होगी, मीनिंगफुल क्वेश्चंस और आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, कि जो भी स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा फिफ्थ है कि द मेन एम ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज, कह रहे हैं कि जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसका मेन एम क्या है, टू गिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, कि जो माइंड है बस वो इंक्वायर कर सके चीज़ों को। फिर टू डेवलप पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट, की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या करना, पर्सनालिटी को डेवलप करना। या फिर टू हेल्प स्टूडेंट पास एग्जामिनेशन, या फिर सिर्फ स्टूडेंट को पास कराना एग्जाम। तो मेन एम क्या हो जाएगा क्लासरूम टीचिंग का, वो हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड इसको हटा दो, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड, मतलब जो स्टूडेंट हैं वो किस तरीके से अच्छे से सोच पाए, कॉग्निटिव लेवल पे सोच पाए, सॉरी। तो कैसे, मतलब इंक्वायरिंग लेवल पे, यानी उनका जो माइंड है वो इंक्वायरिंग हो पाए, हर चीज की तह में जा पाए, डीपली उनको चीजों को समझ पाए। तो हमारा जो भी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स प्रिफर दोज टीचर्स हु, कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो किस तरीके के टीचर्स को प्रिफर करते हैं ज़्यादा। तो इसमें है डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, जो सिर्फ नोट्स को डिक्टेट करें। गिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन के पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टिक लगवा दें। कैन क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, कि अगर किसी बच्चे को उस सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उन डिफिकल्टीज को वो टीचर क्या करे, क्लियर कर दें। या फिर आर देमसेल्फ डिसिप्लिन, या फिर जो टीचर खुद में ही क्या हो, डिसिप्लिन्ड हो। ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक। इसको आप पढ़ के आराम से लगा सकते हैं कि स्टूडेंट कैसे टीचर को प्रेफर करेगा, जो कि उनके सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी डिफिकल्टीज उनको क्या कर दें, क्लियर कर दें, ठीक। एंड क्लियर दियर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट मैटर। तो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एन इफेक्टिव टीचर विल इंश्योर, कह रहे हैं जो इफेक्टिव टीचर है, ठीक, वो क्या इंश्योर करना चाहेगा।
कि कोऑपरेशन अमंग हिज स्टूडेंट, की जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में क्या हो, कोऑपरेशन हो। लेसेस फेयर रोल, उन बच्चों का रोल क्या हो, बहुत ही कम हो। कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, बच्चों के बीच में क्या हो, कंपटीशन हो। या फिर डी, कंपटीशन और कोऑपरेशन एज द सिचुएशन डिमांड। ये कह रहे हैं कि कंपटीशन भी हो और उनमें और कोऑपरेशन भी हो, कि जिस तरीके से सिचुएशन आए जिससे कि वो उन्हें हैंडल कर सके। सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कंपटीशन भी होगा ना चाहिए और कोऑपरेशन भी होना चाहिए स्टूडेंट्स के बीच में। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियर कर दूं तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। जी, डी ऑप्शन हमारा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द लास्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। कह रहे हैं कि किसके पास लीस्ट चांस, किसके पास सबसे कम चांस होंगी एक इफेक्टिव टीचर बनने में। वन हु इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा डिसिप्लिन में। वन हु नोज हिज सब्जेक्ट वेल, या फिर जो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जानता हो। वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके पास कम इंटरेस्ट हो टीचिंग का। या वन हु टीचेस मोरल वैल्यू, या फिर जो मोरल वैल्यूज को सिखाता हो। अब यहाँ पर देखिए एक चीज का ध्यान देना है कि पूछा है कि लीस्ट चांस मतलब सबसे कम चांस किसके पास होंगे। जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन होगा उसके पास बिल्कुल नहीं, वो तो अच्छा टीचर बनने के काबिल होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। फिर वन हु नोस हिज सब्जेक्ट वेल, ऐसा टीचर जो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जानता हो, तो ये भी हट जाएगा। फिर जो आपको मोरल वैल्यूज पढ़ाता हो, तो ये भी हट जाएगा। तो हमारा जो सी ऑप्शन है कि वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, अगर टीचिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो एक इफेक्टिव टीचर कैसे बन सकता है। ठीक, तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ इंटरेक्शन इन लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ वर्क डन, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं फिर प्रिपेयर करते हैं। तो प्लानिंग और प्रिपरेशन हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेप हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल सेकंड हो जाएगा। फिर एनालाइज करते हैं अपने जो भी हमने वर्क किया है, और लास्ट में उसको अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम वो कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। तो हमारा 2 3 1 4 कहाँ पर है, तो हमारा 2 3 1 4 है हमारे बी ऑप्शन। तो हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर दी आइडियल टीचर, कह रहे हैं जो आइडियल टीचर है वो क्या होगा, कवर्स द होल सिलेबस इन क्लास, की बस सिलेबस ही कंप्लीट करा दिए। फिर हेल्प्स हीज स्टूडेंट्स इन लर्निंग, बच्चों को याद कराने में हेल्प करे जो। इज अ फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, कह रहे हैं कि आइडियल टीचर क्या होना चाहिए, एक फ्रेंड हो, फिलोसफर और एक गाइड हो। या फिर एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन होना चाहिए। इस बहुत इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको आप पढ़ के आराम से लगा सकते हैं। ठीक, तो अच्छा टीचर क्या होना चाहिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट करा दे, या फिर लर्न में हेल्प करे, या फिर आपको डिसिप्लिन में रखे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो क्या होगा, वो एक फ्रेंड भी हो, फिलोसफर भी हो और एक गाइड भी हो। ठीक, वही क्या होगा, एक आइडियल टीचर या फिर एक अच्छा टीचर होता है। सो आज के लिए हम लोग इतने PYQs रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल JRF वाले। और आप लोगों को किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और जिन लोगों को अभी जून के PYQs लगाने हैं, जो जून 2025 में भी एग्ज़ाम हुआ है उसके PYQs, और दिसंबर के जो भी PYQs हैं, अगर वो एक सेकेंड, हाँ, दिसंबर के PYQs हैं अगर वो आपको लगाने, दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके PYQs लगाने हैं, तो वीडियो के एंड में आप लोगों को 2 प्लेलिस्ट दिख रही होंगी। आप उन प्लेलिस्ट पर जा करके चेक कर सकते हैं, और उनमें दिसंबर के और जून की PYQs को मैंने कंपाइल किया हुआ है, बहुत सारी वीडियोस हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं PYQs से रिलेटेड मेरे इसी चैनल पर, आप उन सभी को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।